डॉक्टर साहब आप म्यूट है। डॉक्टर साहब अनम्यूट करें। नमस्कार एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं डॉक्टर शशि गुप्ता, हेड ऑफ डिपार्टमेंट आयुष, आप सबका इस सेशन में पुनः स्वागत करती हूँ और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, जैसे कि हम अपने सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, पर मेरे भाई बहन कुछ ऐसे भी थे जो किसी कारणवश लेट ज्वाइन कर पाए या कुछ ऐसे भी थे जो किसी कारणवश ज्वाइन नहीं कर पाए। पर उन सब के लिए और आपके लिए भी जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो आगे चीजों को समझना चाहते हैं, पिछला जो पढ़ाया है फर्स्ट सेशन में उसको रिकॉल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि चीजें कभी आगे बढ़ेंगी। तो जैसे मैंने बहुत शॉर्ट स्पैन में आप सबको बताऊंगी कि जैसे हम आयुर्वेद के बारे में पढ़ रहे थे, आयुर्वेद यानी आयु का ज्ञान जिन वेदों में हो, ये आयुर्वेद कहते हैं। ये हमारी ऋषि मुनियों द्वारा रच गई है, जिसको आज भी हम फॉलो करते हैं। क्योंकि आयुर्वेद का जो प्रयोजन है वो स्वस्थ व्यक्ति अगर है तो स्वास्थ्य की रक्षा करना है, और अगर किसी को कोई इशू है तो उस हेल्थ इशू को कारण समेत खत्म करना है। ये हमारा आयुर्वेद का मोटिव है। तो उस मोटिव के जरिए हमने ये पढ़ा। आप म्यूट हो गए हो शशि मैम जी। क्या सुन पा रहे हैं सभी लोग मुझे? हेलो मीनाक्षी, आप सुन पा रही हैं मुझे? जी मैम। ओके, तो जैसे हमने समझा था कि आयुर्वेद में हमारा जो त्रिदोष है, वात पित्त कफ, ये तीन दोष है, वो हमारी बॉडी का आधार है। कैसे हमारी बॉडी की कॉन्फ़िगरेशन को वो डिफाइन करते हैं, क्योंकि हम सभी चाहे एक ही फैमिली में एक ही तरह का खाना खाते हैं, लेकिन सबकी जो पर्सनालिटी है, जो बिहेवियर है, वो डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि हमारी में जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है, वात पित्त कफ, हालांकि हर बॉडी में प्रेजेंट है, लेकिन उसकी जो मात्रा है वो अप एंड डाउन है। यानी किसी की बॉडी में वात बढ़ा हुआ है, पित्त और कफ सम है, या किसी की बॉडी में पित्त बढ़ा हुआ है, वात और कफ सम है, यानी बैलेंस है, या कफ बढ़ा हुआ है तो वात और पित्त ये बैलेंस है, या हो सकता है तीनों ही इम्बैलेंस हो। तो यानी ये तीनों को बैलेंस करना ही हेल्थ है, और उस कंसेप्ट को समझना, उस चीज को समझना कि हमारे शरीर का जो आधार है, कैसे हम उसको अपने खान पान के माध्यम से, या जो दिक्कतें हमें आ रही हैं या जो दिक्कतें आ सकती हैं, उन पे हम कैसे फोकस करें, कैसे हम अपनी आयुर्वेद के माध्यम से अपनी जो हेल्थ है सुरक्षित कर सकें। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आयुर्वेद का जो आधार है हमारे वात पित्त कफ, ये तीन पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, और वो दो का तीन पैरामीटर्स है हमारा आहार, हमारी निद्रा और हमारा ब्रह्मचर्य। जैसे कि हमने फर्स्ट सेशन में आपको क्लियरली बताया था कि दुनिया का अच्छा खाना खाने के बावजूद भी हम बेनिफिट नहीं ले पा रहे। क्यों? क्योंकि हम कुछ ऐसी 7 गलतियां करते हैं जिसे हम खाते हुए या खाने से पहले या खाने के बाद करते हैं, जिससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ढेरों जो हेल्थ इश्यूज है वो शुरू होने लगते हैं। तो सबसे बड़ा कारण जो मैंने बताया था उसका बिना भूख के भोजन, लेकिन मैंने सिर्फ कारणों पे ही फोकस नहीं किया था, मैंने आपको एक सॉल्यूशन भी बताया था, और आप सबको प्रैक्टिकली उस चीज को फॉलो करने के लिए भी बोला था, और ये भी कहा था कि 15 दिन में होने वाले आपके जो हेल्थ चेंजेस है उनके बारे में मुझे जरूर बताएं। तो जैसे हम पहला कारण था कि बिना भूखे भोजन करते हैं, वो हमारी सबसे बड़ी गलती है। या दूसरा कारण ये भी था कि गुस्सा, चिड़चिड़ापन, टेंशन, स्ट्रेस में भी हम खाना खाते हैं, और मैंने इनको आपको एग्जांपल्स के साथ को लेकर के हर चीज को बहुत क्लैरिटी से समझाने का प्रयास किया था। तीसरा हम जो गलती करते हैं वो है हमेशा कांटा, चम्मच और फोक के साथ खाना, हाथों का यूज नहीं करना, ये भी हमारी जो बड़ी गलती है। चौथा, बहुत सारे पकवान एक साथ मिला के खाना, जो हम सब करते हैं, ये भी हमारी बहुत बड़ी गलती होता है। या अच्छे से चबाकर ना खाना, जानते समय करता कोई नहीं है, तो कितनी बार चबाना है? कम से कम हमें 32 बार चबाना है, लेकिन 32 बार कोई नहीं चबाता। इसलिए अच्छे से चबाकर खाना खाना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल से कहा, एक्सप्लेन भी किया था मैंने स्लाइड पर भी, उबले हुए आलू, कटे हुए आलू के साथ आपको एग्जाम्पल के साथ कोड लेकर के उस पैरामीटर को समझाया था कि जो उबले हुए आलू है वो ज्यादा वक्त लगेगा, यानी जिस खाने को हम चबाएंगे नहीं, उसको पचाने में, डाइजेस्ट करने में ज्यादा वक्त लगेगा। और अगर कटा हुआ है यानी अच्छे से च्यू किया हुआ खाना है तो उसको कम समय लगेगा। और एक छोटा कारण मैंने बताया था कि पेट को हम भर के खाते हैं, पेट को ऊपर तक भर के खाते हैं, यानी उसके मंथन की क्रिया नहीं छोड़ते, उसके मंथन का जो जगह है वो नहीं छोड़ते, या उसके पाचक रसों का जो स्राव निकलना है उसके लिए जगह नहीं छोड़ते। तो जो खाया हुआ है वो वैसे ही पड़ा रहता है, जो हमें हेल्थ इश्यूज का कारण बनता है। तो ये छोटी गलती है जो हम सब करते हैं। फिर सातवां कारण मैंने ये भी बताया था कि भोजन के बाद तुरंत काम पे लग जाते हैं, हमें सियासत टाइम नहीं मिल पाता। हाँ, अगर सियासत टाइम नहीं मिल रहा तो हमारे पास क्या ऑप्शन होनी चाहिए खाने की? हल्का खा सकते हैं, या हम 2-3 मिनट बैठकर कम से कम 100 कदम जरूर चलना चाहिए। तो भोजन के तुरंत बाद भी हमें काम पे लगना नहीं चाहिए। और मैंने ये भी बताया था कि ये तो 7 गलतियां थी, साथ साथ में खाना किस टाइप का हो, वो मैंने जैसे आपको प्राकृतिक जो खाना है उसके 4 नियम होते हैं। लिविंग, एल लिविंग यानी जिसमें प्राण शक्ति हो। दूसरा था होलसम यानी जिसमें पूर्णता हो। तीसरा प्लांट बेस्ड यानी जो वनस्पतिक ओरिजिन हो, और चौथा वाटर रिच यानी जिसमें नमी हो। ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें सात्विक फूड की तरफ लेके जाते हैं। जो इस सात्विक फूड जो प्लान है, जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको फॉलो करता है तो उन्हें कभी भी हेल्थ इश्यूज नहीं प्रभावित करते। तो आज हम जो सेशन पढ़ेंगे, जो आगे हम आगे अपने सेशन को बढ़ाएंगे, पीपीटी को बढ़ाएंगे, वो मैं बाकी 2 पैरामीटर्स पे बात करूंगी। आज बात करूंगी आपसे निद्रा के बारे में भी, और हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के भी बारे में। अब जैसे निद्रा, अगर हम कहते हैं नींद, नींद क्यों जरूरी है? नींद, रात को सोना हमारी रूटीन का हिस्सा ही नहीं है, ये हमारी ओवरऑल ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी हो जाए या दिमाग के लिए बहुत जरूरी है।
लेकिन हम लोग सोने को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि हम दिन भर काम करते हैं, 4-5 घंटे सो लेंगे तो हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि कम सोने से हमारी जो मेंटल और फिजिकल यानी मानसिक और शारीरिक जो क्षमता है दोनों प्रभावित होती है। इसलिए अगर हमें एनर्जेटिक रहना है, दिमाग का भरपूर यूज करना है, तो हमें प्रॉपर सोना चाहिए। अब प्रॉपर सोने से ये मतलब नहीं है कि हमें ज्यादा सोना चाहिए। देखिए, जब भी कई बार आपने अपने आसपास ऐसे लोग भी देखे होंगे जो मात्र 6 घंटे सोते हैं, लेकिन फिर भी उठने के बाद वो पूरा दिन भर एनर्जेटिक फील करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो 8 से 10 घंटे सोते हैं, लेकिन उठने के बाद दिन भर आलस है यानी लेजीनेस, इनको काम में मन नहीं लगता, ऐसे लक्ष्यों से ग्रस्त रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ ड्यूरेशन ऑफ स्लीप इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी उतनी ही मायने रखती है। इसलिए क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पैरामीटर्स को हमें कंसिडर करना है। अगर हम औसतन बात करें कि 75 साल की हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, जो औसतन आयु है, तो जानते हैं उसमें से 25 साल यानी अपनी लाइफ का 1/3 हिस्सा हम सिर्फ सोने में लगाते हैं। तो अगर पूरी बॉडी को पूरी रिकवरी चाहिए, पूरा हम एनर्जेटिक रहना चाहते हैं, तो किस पैरामीटर पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है आपकी एज पे। इसलिए एनर्जेटिक रहना है, मेंटली स्ट्रांग रहना है, फिजिकली भी साउंड रहना है, तो जरूरी है कि आप भरपूर मात्रा में अपनी नींद को पूरा जरूर करें। अक्सर लोग सोचते हैं कि मैं काम करता हूँ, मुझे समय नहीं मिलता, तो मैं प्रॉपर सो नहीं पाता, तो मैं छुट्टी वाले दिन जरूर नींद पूरी कर लूंगा। पहले ये बातें सही लगती थी, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि रिसर्च से पाया गया है कि जो व्यक्ति ऐसे करते हैं तो उनका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो अक्सर बिगड़ा रहता है और वो आसानी से भी बीमार हो जाते हैं। 16 एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए थे, उनमें से ये पाया गया कि 6 से 8 घंटे से जो व्यक्ति कम सोते हैं, 12% ज्यादा प्री मेच्योर डेथ यानी अकाल मृत्यु उन लोगों को प्रभावित करती है। इसलिए अगर आपको किसी को भी फोकस करने में दिक्कत आ रही हो, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ रहा हो, छोटी छोटी बातें आपको परेशान कर रही हो, जैसे मैंने स्लाइड में दिखाया, तो ये नींद की कमी यानी स्लीप डेप्रिवेशन को इशारा करते हैं। अब स्लीप डेप्रिवेशन यानी सोना चाहते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को उस पैरामीटर से हम डिप्राइव कर रहे हैं। इससे क्या होगा? डिप्रेशन जैसे लक्षण शुरू हो जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस भी शुरू हो जाएंगे, और हार्मोन्स, जब बॉडी का एक भी हार्मोन डिस्टर्ब हो जाता है, तो बॉडी के सभी हार्मोन्स को प्रभावित करने लग जाता है। इससे क्या होगा? सेकेंडरी जो हमारे हेल्थ इश्यूज है वो प्रभावित होंगे, हमारी हाइट प्रभावित होगी, हमारा वेट प्रभावित होगा, हमारी जो डिसीजन मेकिंग जो स्किल है, जो लॉजिकल और रीजनिंग है, यानी किसी चीज को समझने की ग्रास्पिंग पावर्स को कहते हैं, मेमोरी पावर्स को कहते हैं, वो सब डिपेंड होती है, वो सब चीजें प्रभावित होगी, हमारी स्किल्स है उसमें भी कमी आएगी। तो स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद की कमी अगर ऐसा होता है तो ये क्यों होता है? सबसे पहले हम कारणों पे भी फोकस करेंगे, जैसे मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया है कि क्या कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमें नींद प्रॉपर नहीं ले पाती। सबसे बड़ा कारण है हमारा लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, यानी जो शारीरिक क्षमताएं हैं, फिजिकल एक्टिविटी हम नहीं करते, जिसकी वजह से बॉडी नहीं थकती। दूसरा कारण है स्ट्रेस, जो आजकल सभी को है। स्ट्रेस की वजह से भी हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, या जो लोग एक्सेस ऑफ अल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनमें भी ये जो स्लीप का डिसऑर्डर देखने मिला, यानी स्लीप की कमी, नींद की कमी देखने को मिलती है। या जो लोग कैलोरी रिच फूड, सोने से पहले कैलोरी रिच फूड यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा लेते हैं, उनमें भी ये देखने को मिला है कि उनकी जो नींद होती है वो प्रॉपर नहीं होती, या वो भरपूर नींद नहीं ले पाते। या जो आजकल ट्रेंड है सोने से पहले लैपटॉप्स या हाथ में मोबाइल लेके सोना, उनकी स्क्रीन को देखना, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ये भी हमारे माइंड को एक्साइट कर देती है। जब वो माइंड को एक्साइट कर देती है तो माइंड काम या अपनी नॉर्मल स्टेट में नहीं आता, जिसकी वजह से जो नींद है वो डिस्टर्ब रहती है। या हम कहें हार्मोनल चेंजेस, उसकी वजह से जैसे एक हार्मोन डिस्टर्ब होने से बॉडी के बाकी हार्मोन्स भी डिस्टर्ब होते हैं। अब जैसे जो लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं या नाइट ड्यूटीज करते हैं, वे अक्सर दिन में सोते हैं, तो उससे क्या होता है कि सुबह जब हम उठते हैं तो हमारी जो सूरज की किरणें पड़ती हैं बॉडी में, वो हमारे शरीर में एक हार्मोन सेरोटोनिन बनाने का काम करती है। और जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, शाम की तरफ चलते हैं, तो वो सेरोटोनिन कम होता रहता है और मेलेटोनिन बनाता रहता है, जो नींद लाने का पैरामीटर है। लेकिन जब आपने धूप ली ही नहीं तो सेरोटोनिन बना ही नहीं, तो मेलेटोनिन भी नहीं होगा, तो मेलेटोनिन नहीं होगा तो आपकी नींद भी नहीं होगी। इसलिए ये सभी पैरामीटर्स आपस में मिले हुए हैं। और एक और चीज है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग स्मोकिंग करने से कैफीन, वो हमारी नींद को डिस्टर्ब करता है। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे माइंड को एक एक्साइटेड स्टेट में ले जाता है। या जो लोग कॉफी या चाय का सेवन करते हैं, ज्यादा सेवन करते हैं, वो लोग भी इस चीज से इफेक्टेड रहते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका कोई कारण इससे रिलेटेड है, तो कृपया उस कारण को अवॉइड करें। अब ऐसे ही स्लीप डेप्रिवेशन के बाद एक कंडीशन आती है, जैसे मैंने स्लाइड पे दिखाया, इसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत देखने में सिंपल लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकली हमारी लाइफ से जुड़ी हुई है। माइक्रो स्लीप, जब कई दिनों तक हम स्लीप डेप्रिवेशन यानी नींद नहीं ले पा रहे, यानी नींद की कमी से एक स्टेज ऐसी आती है जिसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। जब आप कई दिन से सोते नहीं है, तो आप दिन में कुछ या सेकंड्स या मिनट सो जाते हैं और आपको पता ही नहीं चलता। आपका सबकॉन्शियस माइंड सुलाने की पूरी कोशिश करता है ताकि वो आपके शरीर को आराम दे सके। बॉडी खुद रिकवर नहीं होती, पर दिमाग उस बॉडी को रिकवर करना चाहता है, उसको स्वस्थ रखना चाहता है। तब ये स्थिति पैदा होती है, आपकी आंखें बंद होती हैं कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, और ज्यादातर ये कब आती है? काम के वक्त आती है।
यही वजह है कि जैसे वर्ल्ड में जितने भी ट्रक एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें से 80% ऐसे जो यूएसए अमेरिका जैसे कंट्रीज में होते हैं, ये इसी वजह से आते हैं क्योंकि माइक्रो स्लीप, क्योंकि ड्राइवर्स अपनी नींद पूरी नहीं ले पाते और ये काम के वक्त आती है। इस बात को जरूर ध्यान में रखना सर कि ये माइक्रो स्लीप काम के ही वक्त आती है और ज्यादातर ये ड्राइविंग के वक्त आती है और ये कॉज ऑफ ट्रक एक्सीडेंट्स है, यानी कॉज ऑफ अदर एक्सीडेंट्स ऑल्सो भी है। इसलिए इसे कहते हैं माइक्रो स्लीप। अब अगर मैं बात करूं कि जो लोग नहीं सो पाते, जैसे स्लीप डेप्रिवेशन बोला, या मैंने ये भी बोला कि हम दिन में अगर हल्की सी झपकी लेते हैं जिसे माइक्रो स्लीप कहते हैं, अगर हम उसको भी न ले तो क्या होगा? अगर रात की नींद प्रॉपर नहीं है, दिन में भी डिस्टर्ब है, तो हमें दिन में पावर नैप लेना चाहिए। पावर नैप क्यों? पावर नैप इसलिए क्योंकि हमें अपनी बॉडी को रिलैक्स रखना है, माइंड चाहता है उस बॉडी को रिलैक्स रखना, यानी दिन में सोना। और ये पावर नैप 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने पावर नैप नहीं लिया, माइक्रो स्लीप जैसी स्थिति है, स्लीप डिप्राइव हो रही है, नींद प्रॉपर नहीं ले पा रही, तो आपकी जो आउटपुट है वो प्रभावित होगी, आपकी जो स्किल्स है वो प्रभावित होगी। अब जैसे एक स्लाइड में मैंने दिखाया कि स्लीप साइकिल होता कैसे है, कंडीशन जैसे मैंने बताया कि स्लीप डेप्रिवेशन फिर माइक्रो स्लीप, पर नींद होती क्या है? अब पावर नैप इससे रिलेट होगा। जैसे हर नींद की 4 स्टेजेस होती है, स्टेज 1 और स्टेज 2, जिसे हम कहते हैं लाइट स्लीप यानी हल्कापन, जिसे हम कहते हैं झपकी, जब दिमाग ख्यालों को दूर रखना चाहता है, माइंड रिलैक्स होना चाहता है, आपकी जो प्रोसेस, जो स्टोर इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करना चाहता है। जैसे हम लोग कंप्यूटर्स पे काम करते हैं, हमें फील होता है कि हमें आउटपुट नहीं मिली, तो हम क्या करते हैं? एक बार उसको शट ऑफ करते हैं, उसको फिर दोबारा ऑन करते हैं। बस यही स्थिति हमारे साथ होती है कि जब हमें लगता है कि अब बहुत एग्जॉस्ट हो चुके, तो हम क्या करते हैं? अब एक हल्के मोड में यानी लाइट स्लीप की ओर जाते हैं, यानी एक हल्की सी झपकी लेते हैं, जो हमारी प्रोडक्ट, हमारी जो रीजनिंग है, जो मेमोरी है, जो लर्निंग पावर, उन सबको बढ़ाती है और इसको लाइट स्लीप कहते हैं। और ये लाइट स्लीप आपकी 10 से 30 मिनट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? ये स्टेज 1 और स्टेज 2 आपकी पावर नैप है, यानी दिन में अगर सो रहे हैं तो वो स्टेज 2 तक ही होना चाहिए, वो झपकी, वो लाइट स्लीप पावर नैप है। अगर आपकी जो स्लीप है वो 30 मिनट से दिन में ज्यादा हो जाती है, तो वो स्टेज 3 और स्टेज 4 की तरफ चली जाती है। स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 मतलब गहरी नींद, डीप स्लीप। और चौथी स्टेज क्या है? थर्ड स्टेज के बाद चौथी स्टेज आना, यानी आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट, यानी वो स्टेज जब हमें सपने आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि सपने हमें तब आते हैं जब हमारी नींद गहरी होती है, यानी हमारी जो नींद है वो चौथे स्टेज में होती है। इसलिए दिन में अगर सोना है, जो पावर नैप है, वो हमारी लाइट स्लीप होगा, और वो लाइट स्लीप तब होगा जब हम रात को नहीं सो पाते या हमारे माइक्रो स्लीप जैसी स्थिति पैदा हो रही है, तब हमें लाइट स्लीप यानी पावर नैप 30 मिनट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। और अगर 30 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो वो डीपर स्लीप की ओर चला जाता है, या आरईएम की तरफ, या फाइनल स्टेज की तरफ चला जाता है। और उस दरमियान अगर आप बीच में उठते हैं तो आपको सुस्ती, स्लीप इनर्शिया की तरफ ले जाता है। अगर नींद को पूरी करना है तो आपको अपने आप अपनी बॉडी की जो टाइमिंग्स है बनानी पड़ेगी। कब उठना है, कब सोना है, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि बॉडी क्लॉक की टाइमिंग जब बनी रहेगी तो नींद है जो अपने समय पे आएगी और बिना अलार्म के भी आप उठ पाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं कि कितना सोना चाहिए, क्या सभी को सेम जो आवर्स है वो लेने चाहिए? नहीं, हमारी जो स्लीप है वो हमारी एज के पैरामीटर पे डिपेंड करती है। जैसे आपने देखा है जो छोटे बच्चे होते हैं वो दिन में 12 घंटों में 10 घंटे सोते रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं जो नींद है वो कम हो जाती है, जो ड्यूरेशन है, जो नंबर ऑफ आवर्स है वो कम हो जाती है। तो अब जो छोटे बच्चे हैं लगातार कई कई घंटे सोते हैं, ये उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्रोथ हार्मोन है वो तभी डेवलप होता है। उनकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ जो दोनों एक प्रभावित होती हैं, वो ग्रोथ हार्मोन पे ही निर्भर करती हैं, और ये ग्रोथ हार्मोन बॉडी में तब एक्ट करेगा जब बॉडी रेस्टिंग फेज में होगी, यानी आराम कर रही होगी। इसलिए जैसे ही छोटा बच्चा बढ़ता रहता है, ड्यूरेशन ऑफ आवर्स कम होते रहते हैं। अगर मैं कहूँ कि कोई व्यक्ति अगर 65 साल से ऊपर का है तो जरूरी नहीं कि वो भी 10 घंटे सोए। वो जो एज है वो नंबर ऑफ आवर्स के इनवर्स है, यानी जैसे जैसे उम्र बढ़ी जितने घंटे सोने के हैं वो कम होते रहेंगे। और ये जो डाटा बता रही हूँ मैं, ये एवरेज लाइफस्टाइल के बेसिस पर ही तैयार किया जाता है, और ये नंबर चेंज भी हो सकते हैं। ये आपके जो वर्क प्रोफाइल है उसके बेसिस पे, आपकी जो सेकेंडरी हेल्थ इश्यूज है उसके बेसिस पे, ये जो नंबर्स है, ये फिगर्स है, ये चेंज हो सकते हैं। देखिए, आप और आपके सपोज फ्रेंड है, दोनों के सेम एज ग्रुप है, दोनों सेम काम करते हैं, लेकिन आप जिम जाते हैं, वो नहीं जाता, तो क्या होगा? क्या नंबर ऑफ आवर्स स्लीप दोनों के लिए सेम है? नहीं है, क्योंकि आप ज्यादा फिजिकली एक्टिव इन्वॉल्व है, आपकी फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा है, आपका शरीर ज्यादा आराम चाहता है, इसलिए नंबर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ आवर्स है आपकी जो स्लीप के वो ज्यादा होनी चाहिए। सो फिजिकल एंड मेंटल काम तभी ठीक होगा, इसलिए नींद लेनी प्रॉपर बहुत जरूरी है। अब कुछ ऐसी चीजें भी हैं कि अगर हम अपने आप एनालाइज करें, हम कहते हैं कि हमें माइक्रो स्लीप भी नहीं है, हमें स्लीप डेप्रिवेशन भी नहीं है, और फिर भी हम प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, हमें स्ट्रेस भी नहीं है, हम नींद नहीं ले पा रहे, तो क्या वजह है? क्या हैबिट्स हैं, फर्स्ट हैबिट जिसे हम कहते हैं, जिसकी वजह से हम नींद नहीं ले पा रहे? जैसे ये 5 चीजें मैंने आपको स्लाइड पे दिखाई हैं, जिसकी वजह से हम जो हमारी नींद है वो अक्सर डिस्टर्ब रहती है, या तो क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज, यानी ड्यूरेशन वाइज। तो पहला, जैसे मैंने बताया है, इररेगुलर स्लीप टाइमिंग्स, यानी कभी तो हम 9 बजे सो जाते हैं, कभी हम 11 भी बजा देते हैं, और कभी हम 3 भी बज जाते हैं, यानी उल्टे सीधे टाइम्स हमारी सोने के हो जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी का जो इंटरनल क्लॉक है, जो सर्काडियन रिदम कहते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाता है।
उसके डिस्टर्ब होने से हमारी जो जो टाइमिंग्स है बिल्कुल सेट नहीं हो पाती। इसलिए क्या होता है कि हमारी जो मेंटल अलर्टनेस है, हमारी भूख है, हमारी हार्ट की फंक्शनिंग है, उस पर भी प्रभाव पड़ता है। लेकिन हम इस पैरामीटर से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि अगर हम समय से नहीं सोते तो उससे हमारे हार्ट की फंक्शन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा, हमारी भूख पे भी पड़ेगा, हमारे मूड्स पे भी पड़ेगा, हमारी जो मेंटल स्टेटस, हमारा जो मेंटल कैपेसिटी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए जो आपका जो स्लीप टाइमिंग्स है उसको रेगुलराइज जरूर करें। हाँ, अगर दिन में सो रहे हैं तो रात को नींद कैसे आएगी। इसलिए ये जो टाइमिंग है आपको सेट करना है। और यकीन मानिए जब आप कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे फिक्स टाइम पे सोने का और बिना अलार्म पे भी उठ पाएंगे, इसे कहते हैं सर्काडियन रिदम, यानी आपकी बॉडी की जो अंदर की इंटरनल क्लॉक है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेती है। इसलिए कोशिश करें हमेशा जो आपकी सोने के टाइम्स हैं उनको रेगुलराइज करें। सेकंड मैंने बताया जो वर्स्ट स्लीपिंग हैबिट्स है, स्लीपिंग इन रॉन्ग पोस्चर। अब स्लीपिंग इन रॉन्ग पोस्चर यानी कहते हैं ना लेफ्ट साइड में सोना चाहिए, व्हाई लेफ्ट इज बेस्ट। अब जैसे मैंने आपको कुछ पोजीशन बताई है स्लाइड पे, रॉन्ग पोजीशन अक्सर हम क्या करते हैं कि अपना जो फेस है उसको नीचे करके सोते हैं। ऐसा करने से ये हमारे दबाव डालता है चेस्ट पे, छाती पे दबाव डालता है, हमारा जो पेट है वो गोल और बड़ा हो जाता है। इसलिए ये रॉन्ग पोजीशन है, कभी भी फेस डाउन पोजीशन करके नहीं सोना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई लोग सोते हैं तो उनका अक्सर पेट बड़ा हुआ होता है। तो रॉन्ग पोजीशन पहली क्या है, रॉन्ग पोस्चर क्या है, फेस डाउन पोजीशन। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरा पोजीशन मैंने जैसे दिखाया फीटल पोजीशन, फीटल्स यानी जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो उसकी जो पोजीशन होती है उससे जो पिक्चर मैंने आपको स्लाइड पे दिखाई ऐसी ही होती है। अब ऐसे लेटने से आपकी कमर और आपकी जो नाक गर्दन है उसकी जो मांसपेशियां उस पर तनाव, उन पे स्ट्रेस पड़ता है, इससे वो प्रॉब्लम में आती है। इसलिए कभी भी फीटल पोजीशन में भी नहीं सोना चाहिए। फेस डाउन नहीं सोना चाहिए यानी मुंह नीचे करके नहीं सोना चाहिए, और फीटल पोजीशन में भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा पोजीशन जैसे मैंने आपको दिखाई है, जैसे हम लोग करते हैं, सर्दी बहुत है, रैपिड अप पोजीशन में। इसमें क्या होता है कि आप ऑक्सीजन नहीं ले पाते, जो आप ब्रीथ कर रहे हो वो आप ब्रीथ आउट भी कर रहे हो, और पुनः उस जो हवा बाहर निकाली एक्सेल किया उसी को आप पुनः अंदर ले रहे हो। तो आप में क्या होगा कि इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी जो ब्लड है वो ऑक्सीजन की बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और आपके अंगों तक पहुंचाएगा, यानी आपको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो ये पोजीशंस है जो हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए। अब जैसे स्लीपिंग इन रॉन्ग पोस्चर, जो 3 पोस्चर मैंने बताए हैं, फीटल पोजीशन, जो फेस नीचे करके सोना, और तीसरा रैप अप पोजीशन, इस पोजीशन पे सोना नहीं चाहिए। मैं सभी से आग्रह करूंगी कि सेशन के अंदर सभी को टाइम दूंगी, बीच में प्लीज आप अपना हैंड रेस मत कीजिएगा। तीसरा है प्लेइंग विद स्नूज बटन, जो आजकल हमारा ट्रेंड हो गया है। अलार्म बज गया है उसको बंद कर दिया लेकिन स्नूज पे लगा दिया, तो इसमें क्या होगा कि आप दोबारा वो बटन बजेगा फिर नींद डिस्टर्ब होगी, यानी बॉडी को गहरी नींद में जाने से पहले वो दोबारा बज जाता है। तो इससे क्या होगा, नींद भी डिस्टर्ब तो हो ही रही है, साथ साथ आपकी बॉडी को रिकवरी मिल ही नहीं पाती। तो आपका जो दिमाग है ना, अगर आप यही ट्रेंड रोज फॉलो करते हैं कि अलार्म बंद करने के लिए स्नूज पे लगा देते हैं, स्नूज यानी कुछ समय बाद पुनः बजेगा, तो ऐसा करने से आप बॉडी की जो इंटरनल क्लॉक है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्योंकि रोज ऐसी हैबिट से आपका जो दिमाग है वो भी कंफ्यूज हो जाएगा। और हमारी बॉडी जनरली एक फिक्स टाइम के साथ ही एडजस्ट कर पाती है, इसलिए कभी भी स्नूज बटन के साथ मत खेलिए, जब भी अलार्म बजे उसको ऑफ करके ही खड़े हो जाइए। ये तीसरी हमारी वर्स्ट स्लीपिंग हैबिट है जो हम प्रैक्टिकली करते हैं। अगर हम नहीं करते तो भी हम घर में जो लोग हैं उनमें से एक जरूर कोई ना कोई तो ऐसा काम करता होगा, सो उनको भी हिदायत दें। चौथा है जो कारण वर्स्ट स्लीपिंग हैबिट है जिससे हमारी नींद डिस्टर्ब होती है, वो है स्लीप इनहिबिटर्स का सेवन करना। स्लीप इनहिबिटर्स यानी जैसे चाय कॉफी कई लोग पीते हैं। अब जब कॉफी और चाय वगैरह पीते हैं उससे क्या होता है कि हमारा जो कैफीन की वजह से जो माइंड है ना वो एक्साइट हो जाता है। जब माइंड एक्साइट हो जाता है तो अपनी नॉर्मल स्टेट में आने में वक्त लेता है और तब तक हमारी नींद हो जाती है। इसलिए जो लोग अत्यधिक चाय का सेवन करते हैं, यानी दिन में 3-4 से ज्यादा बार चाय पीते हैं, वो कृपया ऐसा न करें। और जो लोग कॉफी पीते हैं तो मेक श्योर कि सोने से 8 से 10 घंटे पहले ही कॉफी का सेवन करें, नहीं तो नींद आने में मुश्किल हो सकती है। या कई लोग अल्कोहल भी लेते हैं, उनको ज्यादा भ्रम रहता है कि अल्कोहल लेने से मुझे साउंड स्लीप आएगी, पर ये हमारी जो आरईएम यानी रैपिड आई मूवमेंट यानी जो गहरी स्टेज है, हमारी चौथी स्टेज है, उस पर गहरा असर पड़ता है और आधी रात को हम थके और बेहाल उठ सकते हैं। इसलिए अगर ये कहना कि अल्कोहल से मुझे बहुत अच्छी नींद आएगी तो ये मिसकंसेप्शन है। वो एक बार आपको नींद आएगी लेकिन चौथी स्टेज से जाने से पहले वो आपको थके और बेहाल स्थिति में खड़ा कर देती है। इसलिए कोशिश करें कि रात को जब खाना खाएं तो ओवर ईटिंग ना करें, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि खाली पेट सोएं। ओवर ईटिंग भी नहीं करना और खाली पेट भी नहीं सोना, क्योंकि दोनों पैरामीटर्स हमारी स्लीप साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो बहुत सारा पानी पीकर सोते होंगे, ये भी गलत है। और कुछ ऐसे भी होंगे जो बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज कहते हैं, जैसे कई लोग जिम जाते हैं, दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात को सोने से पहले जिम जाते हैं, वो ओवर एक्सरसाइज करते हैं, ये भी गलत है। जब भी आप एक्सरसाइज करें मेक श्योर कि सोने से कम 4 से 5 घंटे पहले एक्सरसाइज हो चुकी होनी चाहिए, बिकॉज माइंड और बॉडी दोनों तभी रिलैक्स रहेंगे, नहीं तो दोनों साइड स्टेट में आएंगे जिसमें आपको नींद नहीं आएगी, आप सिर्फ करवटें ही बदलेंगे। और पांचवा जो अंतिम वर्स्ट हमारा जो स्लीपिंग हैबिट है वो यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जस्ट बिफोर बेड, वो जो हम सब कर रहे हैं आजकल, क्योंकि स्क्रीन्स जैसे हमारे गैजेट्स हैं, मोबाइल्स हैं, या हम एलसीडीज हैं, एलईडीज हैं, उनमें जो ब्लू लाइट होती है ना वो ब्रेन को प्रभावित करती है। सो अगर ऐसा है तो आप कृपया इन चीजों को अवॉइड करें, और अगर आपने यूज भी करना है तो मेक श्योर सोने से 1 घंटा पहले
इन चीजों का इस्तेमाल करें और 1 घंटे तक कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को न यूज करें। तो ये वह स्लीपिंग हैबिट्स है जो हम प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं। अगर सभी कारण नहीं फॉलो करें, एटलीस्ट एक कारण तो हम डेफिनेटली करते होंगे। तो इन चीजों को हमें सुधारने की सख्त जरूरत है। अब ये 3 पोजीशन थी जो कोई भी इस पोजीशन में सो रहा है तो कृपया इन पोजीशन को अवॉइड करें। अगर मैं आपको वह स्लीपिंग हैबिट्स बता रही हूँ तो मैं आपको बेस्ट स्लीपिंग हैबिट के बारे में भी बताना चाहूंगी। सबसे पहले जो बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स हैं वो क्या है? सबसे पहले है क्रिएट ऑप्टिमम एनवायरनमेंट, यानी हमें जो सही वातावरण क्रिएट करना बहुत जरूरी है। हमेशा पहले तो अपने जो आउटफिट्स होंगे, जो हमारे क्लॉथ्स होंगे, वो हमेशा हल्के होने चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए। और जो बाहर का तापमान है एटलीस्ट 20 से 24 डिग्री, वो टेम्परेचर ऑप्टिमल होता है नींद को लाने में। हमेशा जो वातावरण हो वो शांत होना चाहिए। और दूसरा जो बेस्ट स्लीपिंग हैबिट है, स्लीपिंग इन बेस्ट डायरेक्शन। ये समझना बहुत जरूरी है। स्लीपिंग इन बेस्ट डायरेक्शन का मतलब क्या है? जैसे हम हमारी जो पृथ्वी है उसमें हम जो भारत है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की तरफ हमारी जो लोकेशन है। और अगर हम जैसे हम छोटी क्लास में पढ़ा कि ज्योग्राफी में पढ़ा हमने कि अर्थ है जो पृथ्वी है हमारी एक बड़ी मैग्नेट की तरह है। और जो हमारी जो रेज निकलते हैं मैग्नेटिक जो रेडिएशन कहते हैं वो हमेशा नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तरफ ही जाती है। तो वो रेडिएशन हमारा जो नॉर्थ ध्रुव है, नॉर्थ पोल वहां से निकलेंगे और साउथ की तरफ जाती है। तो अगर हम नॉर्थ की तरफ सर करके सोते हैं तो वो मैग्नेटिक जो अर्थ की मैग्नेटिक पुल है ना वो हमारे सर पे एक दबाव डालती है। और अगर हम लगातार 7-8 घंटे सोते हैं तो वो हमारे जो माइंड है उस पर रेडिएशन का प्रभाव पड़ता है, उस मैग्नेटिक रेज का प्रभाव पड़ता है। सो अगर स्लीपिंग आप कहते हैं कि नॉर्थ में नहीं सोना चाहिए तो किस डायरेक्शन में सोना चाहिए? सोना हमेशा ईस्ट की तरफ सर करके ही चाहिए। सो स्लीपिंग इन बेस्ट डायरेक्शन क्या है? ईस्ट की तरफ। अगर आप नॉर्थ की तरफ है तो उसको अवॉइड करेंगे। तो सबसे पहले अगर अच्छी नींद लाना है तो बेस्ट स्लीपिंग हैबिट क्या है? एक तो वातावरण, शांत वातावरण, सही वातावरण होना चाहिए। दूसरा, आपकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ की बजाय ईस्ट होनी चाहिए। और तीसरा, रेगुलर फुट मसाज। ये हालांकि एक्यूप्रेशर से रिलेटेड है। इसमें क्या है कि जब आप अच्छे से पैरों को धोते हैं और उनको टैप ड्राई करते हैं और हल्के हाथों से आप उनकी मसाज करते हैं तो वो कुछ प्रेशर पॉइंट्स आपके एक्साइट करता है और उन पॉइंट्स का जो कनेक्शन होता है वो डायरेक्टली ब्रेन पे होता है। तो ऐसा करने से अगर आप रेगुलरली फुट मसाज कर रहे हैं तो आपकी जो ब्रेन में जो नींद को लाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और चौथा है प्रॉपर बेड टाइम रूटीन, यानी हमेशा जैसे मैंने आपको गलतियां बताई थी कि हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस या कुछ और चीजों का यूज कर रहे हैं तो हमेशा जो बेड टाइम रूटीन फिक्स होना चाहिए। सोने से 1 घंटा पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन अपने रूम को एक्ट फ्री करके ही रखें और हो सके तो मेडिटेशन करें। सो ये रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। और एक अंत में एक ऐसी प्रैक्टिस बता रही हूँ जो आप सबको नींद लाने में हेल्प करे। अब ये टेक्निक का नाम है 4-7-8 टेक्निक, यानी 4 सेकंड हमने नाक से, मुंह से नहीं, नाक से हवा को ब्रीथ करना है। 4 सेकंड नाक से हवा लेनी है, 7 सेकंड उसको होल्ड करके रखना है और 8 सेकंड हमें धीरे धीरे से मुंह के माध्यम से उसको निकालना है। मैं दोबारा बोल रही हूँ इसको, इस प्रैक्टिस को कहते हैं 4-7-8 टेक्निक। ये सबके लिए बेनिफिशियल है, खासकर उनके लिए जो नींद प्रॉपर नहीं ले पा रहे, जिनकी साउंड स्लीप नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे? 4 सेकंड हम नाक से, नोज के माध्यम से ब्रीथ इन करेंगे, हवा को अंदर ले जाएंगे, 7 सेकंड्स तक उसको होल्ड करेंगे और 8 सेकंड तक धीरे धीरे उसको मुंह के माध्यम से बाहर निकालेंगे। और इस प्रोसीजर को आप 4 बार करें। डेफिनेटली ये आपको नींद लाने में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकता है। तो ये बेस्ट स्लीपिंग हैबिट्स है, इसको आप जरूर फॉलो करें और जो टेक्निक मैंने बताई है इसको आज से ही लागू करें। अब स्लीपिंग गलत बता रही है, कौन से पोस्चर मैंने आपको बताया, लेकिन राइट पोस्चर क्या है? कुछ कंडीशन बता दी कि हैबिट्स भी ऐसी हैं तो पोस्चर कैसा होना चाहिए? पोस्चर ऐसा होना चाहिए, हमेशा स्लीप ऑन योर बैक, यानी कमर के बल ही लेटना चाहिए। और कई लोग ऐसा मानते हैं कि जो तकिया बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, वो भी गलत है। आपका तकिया होना चाहिए, तकिया बहुत पतला होना चाहिए। और दूसरी पोजीशन मैंने बताई है स्लीपिंग ऑन लेफ्ट साइड इज ऑलवेज द बेस्ट। अब लेफ्ट साइड इज क्यों, कैसे? तो ये इसमें हेल्प कैसे करेगा? बिकॉज अगर आप लेफ्ट साइड में सोते हैं तो ये आपकी सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, आपके जो लिवर है उस पर ओवरलोड नहीं होने देता, आपकी जो हार्ट बर्न जलन कहते हैं जिसको, उसकी अगर शिकायत है तो वैसी शिकायत भी नहीं होगी, या आपकी इंटेस्टाइन्स है वो भी साफ होगी। अब मैंने फिगर से और भी इस चीज को क्लियर किया है कि हमें लेफ्ट साइड में ही क्यों सोना चाहिए। अब देखिए राइट साइड और लेफ्ट साइड, आपको स्लाइड पे जैसे मैंने दिखाया है, राइट साइड में जब व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसकी जो पेट की ओपनिंग है वो नीचे की तरफ है, यानी उसका जो खाया हुआ जो भी अन्न खाया है या उसके जो अगर नहीं भी कुछ खाया तो गैस्ट्रिक जूस है वो बाहर की तरफ आते हैं, यानी उसमें रिफ्लक्स की संभावनाएं ज्यादा होती है। अगर आप लेफ्ट साइड में सोए हैं तो देखिए गैस्ट्रिक जूसेस जो नीचे वाली स्लाइड में जैसे दिखाया मैंने, लेफ्ट साइड में व्यक्ति लेटा हुआ है तो उसमें जो पेट है उसका जो बैग है वो नीचे की तरफ रहता है और जो ओपनिंग है वो ऊपर की तरफ रहती है। जब बैग में हमारी गैस्ट्रिक जूस होगा, खाया हुआ अन्न होगा, जो भी हम खा रहे हैं उसके कंटेंट होंगे तो कभी रीगुजिटेशन जिसको कहते हैं वो नहीं होगा, तो इससे बाहर आने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं ना इस जो राइट साइड है दैट इज नॉट राइट बट लेफ्ट साइड इज राइट साइड। तो हमेशा ये दो चीजों को फॉलो करें कि तो राइट पोस्चर हो, स्लीपिंग ऑन बैक, और स्लीपिंग ऑन लेफ्ट साइड इज ऑलवेज बेनिफिशियल। सो इन छोटी छोटी चीजों को आप जरूर फॉलो करें तो डेफिनेटली ये चीजें हेल्प करेंगी। अब जैसे मैं आगे बढ़ूंगी, अब एक और कंसेप्ट है ब्रह्मचार्य के बारे में, लेकिन अब आप ये मत सोचिए कि मैं ये क्यों पढ़ा रही हूँ। मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं इस सेशन के एंड में इन तीनों को रिलेट करूंगी आपकी नेचर से, आपकी सहज भाव से, आपकी प्रकृति से।
अब अगर मैं बात करती हूँ ब्रह्मचर्य अगर हम जनरली भी किसी से बात करते हैं तो इसको लेके ना बहुत सारा लोगों में मिसकंसेप्शन है। एक्चुअली अगर मैं बात करूं कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है, तो हिंदी में ना इसके दो अर्थ होते हैं, एक तो आध्यात्मिक दृष्टि और एक होता है चिकित्सा दृष्टि से। आध्यात्मिक यानी ब्रह्मचर्य, ब्रह्म प्लस चर्य यानी ब्रह्मा में लीन, यानी वो आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअल है। लेकिन मैं जिसकी बात करूंगी वो है चिकित्सा दृष्टि से। तो ब्रह्मचर्य जितना पुरुष के लिए है उतना स्त्री के लिए भी है, और इसका संन्यास से कोई लेना देना नहीं है। ये कोई भी स्थिति में फॉलो किया जा सकता है, किसी भी अवस्था में किया जा सकता है, और ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है जिसे किया जा सके। अगर ऐसा है तो ब्रह्मचर्य है क्या? अब इसको डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मचर्य का मतलब है अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, अपनी इच्छाओं को रौंदना नहीं है, उन्हें सही मार्गदर्शन करना है, उन्हें सही से रेगुलेट करना ही ब्रह्मचर्य है। अब देखिए, ये मैं जैसे बताया कि किसी भी अवस्था में किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज कोई पुरुष है फैमिली में, वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो सकता है। कैसे? अगर वो अपनी पत्नी के साथ, अपनी माता के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ मधुर रिलेशन बना के रखे। या अगर मैं यूं कहूं कि अगर कोई स्त्री है वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होना चाहती है या ब्रह्मचर्य के उपलब्ध है, तो वो अपने पति के साथ, अपने भाई के साथ, अपने ससुर के साथ, अपने बेटे के साथ मधुर रिलेशन बना के रखेगी। यानी अपनी जो इच्छाएं हैं उनको दबाना नहीं है, रोना नहीं है, उनको सही गाइड करना, यही ब्रह्मचर्य है। तो जैसे अब अगर मैं कहूँ कि ब्रह्मचर्य के बेनिफिट्स क्या है, तो बहुत सारा बेनिफिट्स है। ये हमारे विल पावर यानी हमारी जो अंदर से स्वे शक्ति होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये हमारी माइंड पावर यानी मेंटल पावर, उसकी मेमोरी यादाश्त, उसको चीजों को ग्रहण करने की शक्ति यानी ग्रास्पिंग पावर, हमारी मेमोरी पावर, ग्रास्पिंग पावर, फोकस, कंसंट्रेशन, इन सब चीजों को बढ़ाने का काम करती है। सो सभी को फॉलो करना चाहिए। अब तीन चीजें हैं जो अवॉइड करना चाहिए: बैड कंपनी, बैड कंटेंट्स और बैड फूड्स। अगर मैं कहती हूँ कि बैड कंटेंट्स और बैड, ये हमें क्यों करना चाहिए, बिकॉज एक दो एग्जाम्पल के साथ मैं इसको कोरिलेट करूंगी। आपने सुना होगा एक टर्मिनेटर नाम की मूवी आई थी 2019 में, एक अमेरिकन मूवी थी टर्मिनेटर 2019 में। उसमें जो लीडिंग रोल था वो था लिंडा हैमिल्टन। एक इंटरव्यू में, हालांकि एज बहुत है, उन्होंने एडमिट किया कि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है। इसी वजह से जब उनसे पूछा गया कि आप ब्रह्मचर्य का क्यों फॉलो करती हैं, आप क्यों, मतलब क्या आपके पास तो बहुत पैसा है, सब कुछ है, तो फिर आप क्यों ब्रह्मचर्य को फॉलो करती है? तो उन्होंने बोला कि देखिए, धन कमाने के बाद भी मुझे एक लूजर जैसी फीलिंग आती है। अगर मेरी सफलता देखने के लिए मेरी आंखों में तेज नहीं होगा, मुझे अपनी सफलता की कहानी सुनाने के लिए उस आवाज नहीं होगी, तो मैं ऐसी सफलता का क्या करूंगी? इसलिए मुझे ब्रह्मचर्य को फॉलो, मैंने उसको अडॉप्ट किया, मैं इसको फॉलो किया, और यही वजह है कि मेरी इतनी उम्र होने के बाद भी मैं अपनी सफलता की कहानी सुना सकती हूँ। मैं अपनी आंखों में जो तेज है उसके माध्यम से अपनी सफलता को भी देख सकती हूँ। ये पावर है ब्रह्मचर्य की। ये तो फॉरेन की थी। एक मैं और एग्जाम्पल बताती हूँ। इतिहास में हमारे, जब औरंगजेब ने एक बार राजा जसवंत सिंह जो राजस्थान में थे उनको बोला कि क्या कोई मेरे राज्य में ऐसा है जो मुझे गिफ्ट किए हुए शेर से भिड़ेगा? तो राजा जसवंत जी खड़े हुए, उन्होंने कहा हाँ, मेरे पास है एक ऐसा शेर जो भिड़ेगा। तो तय हुआ, एक अखाड़े में सब गैदरिंग हुई, सभी लोग आए, तो एक दरवाजे से उस शेर को खोला गया और दूसरी दरवाजे से राजा जसवंत सिंह का 13 साल का बेटे ने प्रवेश किया। उसको देख के सभी दंग रह गए। लेकिन लड़का बहुत हिम्मती था, वो भी ब्रह्मचर्य को फॉलो करता था। इसलिए युद्ध हुआ, 2 कदम आगे 2 कदम पीछे युद्ध होता रहा, तो युद्ध के दौरान लड़के ने दोनों हाथों से शेर के जबड़े को पकड़ा और उसको फाड़ दिया। तो ये होती है ताकत ब्रह्मचर्य की। इसलिए ब्रह्मचर्य को यानी अपने दायित्व को भी निभाना है, हमें अपनी इच्छाओं को भी नहीं रोकना, उन्हें सही डायरेक्शन देना, उन्हें सही मार्गदर्शन करना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही ब्रह्मचर्य का भी उद्देश्य है। तो इसको जरूर फॉलो करें, क्योंकि ये तन से अधिक मन पर आधारित होता है। सो आंख कान ये हमारे मुख्यमंत्री हैं मन के। सो जो हम जैसे कहते हैं कि बैड जो कंटेंट्स है उनको कभी ना वॉच करें। खाली मन हमेशा जो शैतान का घर रहता है। सो अपने आप को हमेशा व्यस्त रखें, और वेश का प्रभाव मन और तन दोनों को होता है, इसलिए हमेशा साफ सूती कपड़े जरूर डालें। कोई भी नशा है तो उसको दूर रखें, क्योंकि वो हमारी बॉडी के धातुओं को श्रीन करता है। रोज प्राणायाम, आसन, व्यायाम जो भी आप जरूर करें, बुरी संगत से जरूर अपने आप को बचाएं। हमेशा सात्विक खाना खाएं। सात्विक जैसे कि मैंने अपने पिछले सेशन में बताया था, और अभी वही उसी में स्ट्रेस दे रही हूँ कि हमेशा सात्विक खाएं, और हमेशा सदाचार का पालन करें, और दया की भावना रखें, अच्छा आचरण करें, और अपने कर्तव्य का पालन जरूर करें। अब जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि हमारा आहार, हमारी नींद और हमारा ब्रह्मचर्य, तीनों हमारे जो ट्राइपॉड्स हैं, वो हमारे जो बैलेंस है हमारी बॉडी में दोषों का, उसको इम्बैलेंस भी कर सकते हैं और उनको बैलेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि उनका बैलेंस हेल्थ है यानी स्वास्थ्य है, और इनका इम्बैलेंस होना यानी रोगों का कारण है। तो अब जैसे मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया कि अगर हमारे वात दोष बढ़ जाते हैं, अब वात दोष कैसे बढ़ गया? जैसे जो पहले आहार की बात की थी, आहार यानी अगर हम बहुत रूखा सूखा खाते हैं, बासा खाना खाते हैं, या मतलब ठंडा खाना खाते हैं, ज्यादा प्रेफर करते हैं, तो ये सब कारण हमारी वात को बढ़ाते हैं। या अगर हम यूं कहें कि हम रात को सोते नहीं हैं, तो वो बात बढ़ाएगा। और ये चीजें हमारे जैसे ब्रह्मचर्य यानी हमारे मन को प्रभावित करेगी। जब हमारा शरीर ठीक नहीं होगा, हमारा मन नहीं करेगा, तो मन और शरीर ये दोनों इंटर रिलेटेड फैक्टर्स हैं। इसलिए जब सपोज आप ड्राई खा रहे हैं, रूखा सूखा खा रहे हैं, पानी की मात्रा कम ले रहे हैं, तो आपको वातिक रोग होंगे। वातिक रोग में यानी एंजाइटी,
एंजाइटी यानी मानसिक जो प्रॉब्लम आता है, एंजाइटी, घबराहट जाते हैं जल्दी, पसीना छूट जाता है, या बाहर दो लोग लड़ रहे हैं तब भी हमें एक्साइटी जैसे एक्साइटेशन होती है कि हम कर कुछ नहीं पाते, उसे एंजाइटी कहते हैं। या नींद नहीं आती, पेट में कब्जियत बना ही रहता है, वो वायु के बढ़ने का इंडिकेशन है, यानी हमारा जो गैस ब्लॉटिंग कहते हैं जिसको, या टेंशन रहता है, या हमें चक्कर से आते रहते हैं, या कमर में हमेशा दर्द बना रहता है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो मैं बता रही हूँ आपको बात रोग के। हालांकि बात रोग 80 प्रकार के होते हैं, तो ये कॉमन सिम्टम्स बता रही है, वो बता रही हूँ जो हमें फेस करने पड़ते हैं, तो उनको हम कैसे स्पेसिफाई करें। जैसे मैंने स्लाइड पे कुछ प्रोडक्ट दिखाए हैं जो आपके बड़े हुए बात को स्पेसिफाई करने में हेल्प कर सकते हैं। इसलिए इन चीजों को, अपने खान पान को, अपने जो लाइफ स्टाइल है उसको जरूर रेगुलेट करें। अगर आपको ऑलरेडी कोई इशू आ रहा है, कब्जियत है, कमर में दर्द है, या टेंशन रहता है, नींद नहीं आती, एंजाइटी है, या चक्कर आते हैं, इसका मतलब आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ गया है। तो उसको दूर करने के लिए, जैसे मैंने कुछ लिवर इश्यूज आ रहे हैं, पेट में समस्या आ रही है कब्जियत की, तो आप फ्रेशर ले सकते हैं। आप हमारा जो ट्रिपला टैबलेट नई वाला है उसको ले सकते हैं। लिवर, क्योंकि लिवर प्रभावित हुआ है तो लिवर डीएस लिवर ले सकते हैं, हम डाइजेस्टिव एंजाइम ले सकते हैं, नो ब्लॉट ले सकते हैं। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो अगर आपको इतनी जो जितनी भी हमारी इश्यूज हैं जो बात रोग को प्रभावित कर रहे हैं, अगर ऐसा इशू आ रहा है तो आप इन प्रोडक्ट्स का सेवन कर सकते हैं। ऐसे ही पैसे की बात करें, पित्त बढ़ा हुआ है, जब आप कोई भी व्यक्ति बहुत तीखा खाता है, अत्यधिक गर्म खाना खाता है, मिर्च मसाले खाता है, तो उस व्यक्ति को जो पित्त है वो अक्सर बढ़ा रहता है, या देर रात से सोते हैं तब भी पित्त बढ़ जाता है। तो पित्त के बढ़ने से हमें ज्यादातर स्किन इश्यूज आते हैं, यानी त्वचागत रोग सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं। एलोपेशिया यानी बाल भी झड़ते हैं, छाती में जलन यानी एसिडिटी भी हो सकता है, पेट में अल्सर भी हो सकते हैं, और हमें माइग्रेन जैसी संभावनाएं भी हो सकती हैं। यानी अगर ऐसे पैथिक रोग हमें प्रभावित कर रहे हैं तो हमें, जैसे स्लाइड पे मैंने कुछ प्रोडक्ट दिखाए हैं, आप सब इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हम पैथिक रोगों में यूज कर सकते हैं। साथ साथ एक और मैंने आपको स्लाइड दिखाई है कफ रोग के लिए। कफ यानी जब आप दिन में भी सोते हैं और रात में भी सोते हैं, यानी आपकी जो बॉडी में कफ का जो पैरामीटर है वो अत्यधिक बढ़ गया है, या आप यूं कहें ज्यादा आप स्निग्ध चीजें ज्यादा खा रहे हैं, मात्रा में भी ज्यादा खा रहे हैं, तो आपका कफ बढ़ गया है। कफ के बढ़ने से वेट गेन यानी मोटापा, फ्लूइड रिटेंशन यानी पानी जो हमारी बॉडी अवशोषित कर लेती है, जैसे फुलावट आती है वो हो जाती है, या मीठे खाने की बार बार हमें क्रेविंग्स हो जाती है, या हमें नींद है ज्यादा आती है, या हमारे सर में हमेशा भारीपन रहता है क्योंकि हमारे साइनस प्रभावित हो जाते हैं, या हमें सीजनल एलर्जीज यानी मौसम बदल रहा है तो हमें जो एलर्जीज है वो शुरू हो जाती है। अगर ऐसा है तो इसका मतलब हमारी बॉडी में कफ पड़ गया है। तो थोड़े से आप अपने लाइफस्टाइल के साथ, थोड़ी सी आप डाइट के साथ और अमूल्य प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे स्क्रीन पर मैंने शो किया है, तो उनके माध्यम से आप अपने बड़े हुए कफ को बैलेंस कर सकते हैं। इसलिए आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य बताना बहुत जरूरी था, और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी हेल्थ को प्रिजर्व कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई इशू अराइज हो रहा है तो तुरंत अपने लाइफस्टाइल के साथ, अपने यानी आपकी आहार, आपकी जो लाइफस्टाइल है, फिजिकल एक्टिविटी, साथ साथ ये प्रोडक्ट के साथ आप उस चीज से छुटकारा पा सकते हैं। बाकी मैं यही उम्मीद करूंगी कि सभी को सभी चीजें क्लियर हुई होंगी। बहुत सिंपल भाषा में मैंने उनको बताने का प्रयास किया है, और हर चीज को बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में भी बताने का प्रयास किया है। तो आई होप सभी को ये समझ आया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड या पिछले टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझे अभी इसी समय क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं चाहूंगी सबसे पहले अनम्यूट